आज का जो केस लॉ है वो है कॉन्ट्रैक्ट के मुलाजमीन के ऊपर। मुलाजमीन हैं टेलीफोन इंडस्ट्रीज ऑफ पाकिस्तान के जो कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं, और उन्होंने हाई कोर्ट में जाकर उन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन फाइल की है कि हमें परमानेंट कर दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने इनकी पिटीशन को मंजूर किया है और ये ऑब्जर्वेशन दी है कि इंटरफेरेंस कैसे किया, राइट टू लाइफ की बुनियाद के ऊपर। और राइट टू लाइफ क्या है? जिंदा रहने का हक। तो राइट टू लाइफ जो है वो बेटा अटैच होता है राइट टू लाइवलीहुड, रोजगार के साथ, रोजी के साथ। जिससे आप रोजगार छीन लेंगे, और रोजगार जो है अटैच होता है आपकी माशियात के साथ, आपकी जॉब के साथ। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन जो पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं और वो बिल्कुल जो है आ, जो एम्प्लॉयर है उसकी जो ज़रूरत है उसके मुताबिक काम कर रहे हैं और तमाम फॉर्मेलिटीज़ वो पूरी कर रहे हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन पूरी कर रहे हैं, तो फिर उनको परमानेंट करने में कोई हर्ज नहीं है। तो अगर आप किसी को परमानेंट नहीं कर रहे तो ये भी इट इज़ अगेंस्ट द ह्यूमन डिग्निटी कि एक बंदा जो है उसको आपने रखा हुआ है, अपनी वो लीगल रिक्वायरमेंट्स जॉब डिस्क्रिप्शन भी पूरी कर रहा है, लेकिन आपने उसको कॉन्ट्रैक्ट पर रखा हुआ है, तो वो उसको अपने जो एम्प्लॉयर है उसकी खुशामद करनी पड़ेगी। इसको सुप्रीम कोर्ट ने ह्यूमन डिग्निटी के खिलाफ कहा है। तो बेसिकली जो पब्लिक फंक्शनरीज हैं, आर्टिकल 4, that every person should be dealt in accordance with the law। तो पब्लिक फंक्शनरीज का भी ये काम है, क्योंकि ये टेलीफोन इंडस्ट्रीज ऑफ पाकिस्तान जो है ये एक प्राइवेट कंपनी है, लेकिन इसको फेडरेशन ऑन करती है। तो अगर वो जो है पब्लिक फंक्शनरी है तो उसको जो है जितने भी मामलात हैं अपने, दैट शुड बी डेल्ट इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। ये सारा केस लॉ है। ये अब हम इसकी जो है वो रीडिंग करते हैं, तो इसकी आपको बेस समझ आ गई है कि ये किस ये के गिर्द घूम रहा है ये केस लॉ। ये केस लॉ है बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन का, कि हमें कंफर्म किया जाए, और वो किस ऑर्गेनाइजेशन के मुलाजिम हैं? टेलीफोन इंडस्ट्रीज ऑफ पाकिस्तान। जी बेटा, स्टार्ट करें जी यार ऑर्डर से। मकबूल बाकिर जो हैं वो इसमें मौजूद हैं एज ए जज। सर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 199 से करूं स्टार्ट? ऑर्डर जहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्डर। सर मुझे नहीं नजर आ रहा, कहाँ पे लिखा हुआ है? पेज नंबर 1260 पे लिखा है। पेज नंबर 1260। जी सर। चलें स्टार्ट करें। लीव टू अपील in the above cases was granted by this court inter alia to examine whether, despite the petitioners having remained in continuous service of the respondents for a period of 1 decade as contract employees, no vested rights were created in their favor for grant of relief of their regularization as laid down in the case of Province of Punjab versus Ahmad Hussain. इसमें क्या कह रहा है कि कितनी देर से वो Relevant मुलाजिमत fact में है? इसमें क्या कह रहा है बेटा, वो कितनी देर से दे आर इन द एम्प्लॉयमेंट? दे हैव बीन दे हैव बीन वर्किंग फॉर लास्ट 10 ईयर। एक डेकेड से जो है वो, जो डेकेड कितना होता है? डेकेड कितना Decades. होता है? 10 years. 10 साल 10 सर। ईयर्स, 10 साल। जी। Relevant facts of the case in brief are that appellants in all the above appeals, except in CA number 1360 of 2014, were appointed in the Telephone Industries of Pakistan (TIP) in various junior positions in the year 2003 through due process
and pursuant to the advertisements for such vacancies in a national newspaper, whereas the appellant in CA 1360 of 2014 was so appointed in the year 1992. Initially, all the appointments employment was extended on year-to-year basis. Admittedly, TIP, a private limited company, is wholly owned, controlled, managed, and financed by the federal government. ठीक हो गया कि ये एक प्राइवेट कंपनी है, लेकिन उसको मैनेज कौन कर रहा है? फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। जी। According to the appellants, their repeated requests for regularization did not find favor with the management of the company. Looking to the plight of the appellants and other contract daily wages, employees of TIP and various other ministers, divisions, attached departments, autonomous bodies, organization, etc., a cabinet subcommittee on regularization of such employees under the directives of the Prime Minister of Pakistan held a meeting on 21st February 2013, and after considering the recommendations of the Ministry of Information and Technology, under which ministry TIP functions, and after due deliberations approved the regularization. कैबिनेट की एक कमेटी है, सब कमेटी है रादर कैबिनेट की, जो रेगुलराइजेशन को डील करती है। तो उसने मिनिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसके मातहत ये कंपनी है टेलीफोन इंडस्ट्रीज ऑफ पाकिस्तान, उसको ये हदायत की कि ये जो मुलाजमीन है इनको पक्का किया जाए, लेकिन उसने मुलाजमीन को पक्का नहीं किया। जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उसने जो है उनकी बात को गौर नहीं किया। जी। And after considering the recommendations of the Ministry of Information and Technology, under which ministry TIP functions, and after due deliberations approved the regularization of 773 contract and 109 daily wages employees of TIP, subject to availability of posts and fulfillment of recruitment criteria. Names of the appellants appear at the 9th page of the minutes of the meeting, page 59 of the paper book. A copy of such minutes was forwarded by the Ministry of Information and Technology to the Managing Director, TIP, for implementation through dated 6th March 2013 through Office Memorandum dated 5th June 2013. The said ministry requested the Managing Director, TIP, for regularization of the aforesaid 882 employees in terms of the decision of the Cabinet Subcommittee, and also to submit a comprehensive plan for revitalization of TIP as directed by the Priority Committee. However, MD TIP did not heed to the above and to the repeated requests made by the appellants for their regularization from time to time. The appellants were thus constrained to file writ petitions before the learned Peshawar High Court. The petitions were, however, dismissed through the impugned order. जी बेटा, समझ आई सारी कि उन्होंने मल्टीपल रिक्वेस्ट की मैनेजिंग डायरेक्टर को कि हमें कंफर्म किया जाए, लेकिन जो मैनेजिंग डायरेक्टर था उसने इनकी कोई ना सुनी और उनको रेगुलर राइज्ड करने के बजाय उनको जो है वो डेली वेजेस पर रखा या जो है वो टेम्परेरी बेस पर ही रखा। तो ये नॉर्मल टोटल कितने मुलाजिम थे? 773 कॉन्ट्रैक्ट पर थे और 109 डेली वेजेस पे थे। यहाँ पर आगे लॉ आएगा, वो आप पढ़ेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं है, ये सर्विसेज ट्रिब्यूनल का डिसीजन है, जिसके तहत कोई भी मुलाजिम जो है अगर वो 90 दिन तक कहीं पर भी काम करता है विदाउट इंटरप्शन, तो उसको जो है वो परमानेंट ही कंसीडर किया जाएगा। जी बेटा। At the very outset, the learned counsel for the respondents submitted that the learned Peshawar High Court has rightly dismissed the petitions for the reasons: firstly, that TIP is a private limited company with no statutory service laws, rules, and secondly, that the appellants were contract employees. He, however, conceded that TIP is wholly owned, controlled, managed, and financed by the federal government and is performing functions in furtherance of the affairs of the Federation.
ठीक हो गया। उन्होंने कहा कि टीआईपी जो है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसके कोई स्टैचुरी सर्विस रूल्स नहीं है, इसलिए ये मुलाजमीन को जो है वो पक्का नहीं कर सकती। लेकिन उसने ये एडमिट किया पेशावर हाई कोर्ट में कि ये फेडरल गवर्नमेंट ही इसको ऑन करती है। अब आगे पैरा 5 जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें आप ज़रा ध्यान से सुनिएगा कि वो क्या बात कर रहा है। Keeping in view such status of the company and the function test as prescribed and applied by a 5-member bench of this court in the case of Abdul Wahab and others versus HBL and others, 2013 SCMR, page 1383, authored by one of us, Mia Saqib Nisar, which test criterion is fully met in the present case, the status of TIP could not prevent the appellants from seeking constitutional remedy as the company clearly falls within the definition of a person as envisaged by Article 199 of the Constitution. The learned counsel for the respondents in support of his second objection is explained as lack of statutory service rules relied upon the judgment in the case of Fakhrul Islam Qureshi, Civil Appeal number 424 of 2009, authored by one of us, Justice Mia Saqib Nisar, whereby the said appeal was dismissed on the ground that relationship between the appellant, retired employee, and TIP is not governed by statutory rules. Such reliance, in our view, is wholly misplaced for the reasons that, unlike in the present case, the appellants therein were seeking penitentiary benefits on the basis of pensionary rules. pension से pensionary which rules were non-statutory, whereas in the present case, the appellants are seeking implementation of the directive of the Prime Minister of Pakistan and the decision of the Cabinet Subcommittee for their regularization sought to be enforced by the relevant ministry. जी बेटा, सबसे पहले तो इन्होंने क्लियर कर दिया कि ये जो टीआईपी है, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ टीआईपी। तो उन्होंने कहा टीआईपी एक प्राइवेट कंपनी है और डेट इज ओन्ड बाय द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। लेकिन एट द सेम टाइम उन्होंने कहा टीआईपी ने कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी नहीं ले सकती क्योंकि ये एक प्राइवेट कंपनी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो टीआईपी है डेट फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ पर्सन्स अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 199, कि उसमें पर्सन्स की कैटेगरी में ये फॉल करती है। The definition of person as envisaged by Article 199 कि जो पर्सन की जो डेफिनेशन है वो इस टीआईपी पर फुल जो है वो अप्लाई होती है, इसलिए ये जो है वो कंप्लीट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो है वो हासिल कर सकती है अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 199। यहाँ पर उन्होंने एक केस का हवाला दिया जो साकिब निसार ने ही डिसाइड किया, जो इसमें भी जज हैं, दैट रिगार्ड्स विद द रिटायर्ड एम्प्लॉयड एंड टीआईपी क्या था वो उन्होंने इसमें एक बात याद रखें कि टीआईपी ने कहा कि हम मुलाजमीन को पक्का नहीं कर सकते, कंफर्म नहीं कर सकते क्योंकि हमारे स्टैचुरी, बिकॉज वी आर नॉट गवर्न्ड बाय स्टैचुरी रूल्स, हमारे नॉन स्टैचुरी रूल्स है। तो जिस केस का उन्होंने हवाला दिया वो केस पेंशन से रिलेटेड था जो नॉन स्टैचुरी रूल्स के हवाले से गवर्न हुआ। तो यहाँ पेंशन के हवाले से तो लेकिन यहाँ पर जो नेचर थी दैट वाज टोटली डिफरेंट नेचर ऑफ वर्क। यहाँ पर तो मुलाजमीन को जो थे, जो अपीलेंट्स थे, दे आर सीकिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डायरेक्टिव ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, कि जो प्राइम मिनिस्टर के जो डायरेक्टिव है, जो डिसीजन है कैबिनेट का, उसको मद्देनजर रखते हुए हमें कंफर्म किया जाए। तो दोनों जो केस ला दिया वो इधर मिस हुआ है, दोनों में जो है वो जो फैक्ट एंड इशू है दैट इज डिफरेंट। जिस केस का हवाला उन्होंने दिया है फरूख असलम कुरैशी सिविल अपील नंबर दिस, वो डेट रिलेट्स विद द पेंशन, और उसमें नॉन स्टैचुरी रूल्स बिल्कुल उनके स्टैचुरी रूल्स नहीं है, और जिस वजह से उन्होंने जो है वो फैसला डिफरेंट आया। तो यही सुप्रीम कोर्ट ने भी लिखा हुआ है इसमें कि इन आवर व्यू इज होली मिसप्लेस फॉर द रीजन, क्योंकि मैटर इन डिस्प्यूट उधर पेंशन था और यहाँ पर मैटर इन डिस्प्यूट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डायरेक्टिव ऑफ द प्राइम मिनिस्टर है।
तो ये थोड़ी इधर डिफरेंट है। और दूसरा पर्सन की बात आपको समझ आ गई, आर्टिकल 199 में पर्सन की डेफिनेशन डिफाइन की गई है। तो टीआईपी जो कि एक कंपनी है वो पर्सन ही कंसीडर होती है। और कंपनी जो है ये आप फोर्थ ईयर में पढ़ेंगे व्हाट इज कंपनी। तो कंपनी जो है, इधर आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, कंपनी जो है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है अपार्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। जी। Admittedly, all the appellants have been serving TIP in their respective position since about last more than 12 years, though on contract basis. However, renewal of their contracts on year-to-year basis since the inception clearly shows that the nature of their jobs duties is permanent and not casual or temporary, and that the appellants have been performing their functions to the satisfaction of their employer, and further that throughout the whole period their services were required and have remained useful for and beneficial to the organization. There is no allegation of any misconduct or incompetence against the appellants. Rather, they have been granted increments from time to time. It has also not been, and indeed in the facts and the circumstances of the case could not have been claimed that the posts held by the appellants and the work carried out by them was of a temporary nature. On record or are letters which show that services of some of those employed on temporary contract basis have been regularized by the TIP from time to time. समझ आ गई बेटा? यहाँ पर उन्होंने कहा कि मुलाजमीन जो है वो पिछले 12 साल से काम कर रहे थे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, और उनका रिन्यूअल जो है वो साल ब साल होता था, साल हर साल, ईयर टू ईयर। और उनकी जो जॉब नेचर है वो परमानेंट जॉब की जो डिस्क्रिप्शन है, जॉब की जो नोयत है वो परमानेंट नेचर की है। वो जूनियर पोजीशंस की है, जैसे इसमें इन्होंने आगे डिफाइन किया हुआ है, स्टोर कीपर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर और स्वीपर। ये सारे, इन सब की जो ज़रूरत है वो परमानेंट बेसिस पर होती है। इनको आप टेम्परेरी नोयत का काम ये नहीं करते, क्योंकि बिल्डिंग में तो उधर ही रहना होता है। और अगर और उनके खिलाफ कोई एलिगेशन भी नहीं है कि वो मिसकंडक्ट करते हैं या इनकम्पिटेंट हैं, वो इनको इंक्रीमेंट्स भी दे रहे हैं। तो जब ये सारा कुछ हो रहा है और जॉब डिस्क्रिप्शन भी वो अपनी वो पूरी कर रहे हैं, और उनकी जो जॉब नेचर है वो भी टेम्परेरी नेचर की नहीं है, मतलब नोयत ज़रूरत उनकी, तो जब ये सारी चीज़ें पूरी हैं, और कई लोग, काफ़ी लोग जो हैं वो रेगुलराइज्ड भी हुए हैं बाय द टीआईपी फ्रॉम टाइम टू टाइम, तो फिर ये 773 जो है 773 जो कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, इनको क्यों नहीं पक्का किया गया, जो दोज हु आर वर्किंग फॉर लास्ट 12 ईयर्स। तो दिस इज अ केस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन आल्सो। आर्टिकल 25 के आर्टिकल 25 की बुनियाद के ऊपर भी ये केस जो है ये डिस्क्रिमिनेशन का बनता है। नेक्स्ट 7। सर कुछ बच्चे वेटिंग में हैं तो उनको काइंडली ऐड कर अच्छा जी बेटा। In the case of Province of Punjab versus Ahmed Hussain, 2013 SCMR page 1547, cited in the leave granting order, in the present case, the respondent Ahmed Hussain was working as storekeeper with the PWD department on work charge basis for more than 14 years. The authority was, however, reluctant to regularize his services, though some of his colleagues were regularized. This court, whilst referring to the judgments in the cases of Province of Punjab versus Gul Hassan 1992 PLC 924 Punjab Seed Corporation versus Punjab Labour Appellate Tribunal 1996 SCMR page 1947 Executive Engineer versus Abdul Aziz PLD 1996 SCMR page 610 and Secretary Irrigation and Power Department Government of Punjab versus Muhammad Akhtar 2009 SCMR page 320 was pleased to uphold the judgment of the Lund High Court, whereby an order of a single bench for regularization of the services of the employee Ahmed Hussain was upheld, the relevant portion of which judgment may be beneficial and is reproduced hereunder. पढ़ें बेटा, क्या रेलिवेंट पोर्शन है उसमें? The job of respondent was that of storekeeper. The respondent keeps on keeping the store which has not ceased to exist. The job of a storekeeper, plumber, electrician, carpenter, and sweeper, etc., are permanent jobs by their nature.
These services, as long the Punjab House at Islamabad exists, are needed by the department and the occupiers of the premises. These services are not to be performed for a day or a couple of days and then to be dispensed with. These services are needed as long as the building department exists. It can safely be said that the nature of the jobs is permanent. The respondent employed in the year 1998 and fellow employees having been employed from almost the same time have been performing their respective duties incessantly. These posts and their duties can be no stretch of imagination be taken to be of temporary nature. The length of the respondent's service indicates and hints at the permanence of the posts. Even the work change casual and daily wages workers on account of the long continuation in service earn a presumption of regular need of their service, obliging the authority to consider with a positive mind the necessity of the regularization of their service. It was so held by the August Supreme Court of Pakistan in 1996, SCMR page 1947. The Federal Service Tribunal in Appeal number 529 held that those continuously in service for more than 90 days in a calendar year had attained the status of permanent workmen by operation of the West Pakistan Standing Orders Ordinance 1968. This decision was upheld by the Honorable Supreme Court of Pakistan. The impugned judgment passed by the learned single judge of this court is in consonance with law. This appeal had no merit. It is hereby dismissed. जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि ये जो फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल है उसका अपील नंबर 529 है एल 2004 में हेल्ड दैट दोज हु कंटिन्यूअसली इन सर्विस फॉर मोर देन 90 डेज इन कैलेंडर ईयर कि जो 90 दिन तक मुसलसल status of permanent workman by the operation of the West Pakistan Standing Order in 1968. This decision was upheld by the Honorable Supreme Court in 2005 और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको अपहेल्ड किया। इसका मतलब यह है कि अगर कोई भी बंदा किसी भी लोअर लेवल पर है जूनियर पोजीशन पे और इसमें जूनियर पोजीशन उसने कौन सी एग्जांपल दी हुई है, स्टोर कीपर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, स्वीपर, ये जूनियर पोजीशन। तो ये बेटा वो पोजीशंस हैं जो जूनियर पोजीशन है और यहाँ पर अगर कोई बंदा जो है वो काम करता है फॉर 90 डेज तो 90 दिन के बाद ही समझा जाएगा कि वो परमानेंट है। फेडरल सर्विसेज ट्रिब्यूनल दैट वाज अपहेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। अब ये क्या करते हैं एम्प्लॉयर को भी पता होता है इस फैसले का, तो वो 1 महीने की उनको एक्सटेंशन देते हैं और 1 महीने के बाद फिर 2 दिन के बाद उनको जो है वो दोबारा 2 दिन के गैप से उनको फिर महीने का टाइम दे देते हैं। या 90 डेज है तो फिर उनको 88 डेज का कॉन्ट्रैक्ट देंगे और 2 दिन का गैप दे के फिर दोबारा उनको 2 महीने की एक्सटेंशन दे देंगे। तो यहाँ पर जो वर्ड यूज हुआ है कॉन्टिन्यूस, तो फिर एम्प्लॉयर ये कोशिश करता है कि जो उसकी जो जॉब है उसकी वो कॉन्टिन्यूस ना हो, वो विद ब्रेक्स हो, ताकि उसका राइट जो है फॉर कंफर्मेशन वो एस्टैब्लिश ना हो सके। जी पैरा 8। In addition to the benefit of the above dictum, we may observe here that TIP's non-compliance, rather defiance of the decision of the Cabinet Subcommittee to regularize the services of the appellants and not heeding to the directive of their ministry to comply with said decision, compliance whereof is being sought by the appellants is wholly illegal and malified even otherwise, since as noticed earlier, the retention of the appellants by TIP for a period of more than 12 years and repeated renewal of their contracts of employment clearly show that the posts positions held by the appellants are of permanent nature, which were essentially required by TIP for its functioning, and that repeated renewal of the appellants' contracts and the increments granted to them show also that the appellants have been discharging their duties to the satisfaction of their employer and thereof employing retaining the appellants on contract
instead on permanent basis was wholly malafide, whimsical, and unfair. Such practice has also been deprecated through judicial pronouncements. The appellants have rendered prime time of their life in serving TIP and in the process may now become overage for any other suitable employment. ठीक हो गया। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि ये जो टीआईपी है, ये जो मिनिस्ट्री के ऑर्डर्स और जो अपना कैबिनेट की जो कमेटी है उसके ऑर्डर्स जो हैं उसको ऊपर वो अमल नहीं कर रही। मिनिस्ट्री जो प्राइम मिनिस्टर का जो डायरेक्टिव है उसके ऊपर भी अमल नहीं कर रही। तो ये मुलाजिम जो पिछले 12 साल से काम कर रहे हैं उनका कॉन्ट्रैक्ट पर ही काम कर रहे हैं और ये सारा जो प्रोसीजर है वो अपीलेंट के हवाले से एक मेलाफाइड है, विम्सिकल है और अनफेयर है। और जो उनकी जॉब की जो नेचर है, जो पोस्ट है वो परमानेंट है, जैसे प्लम्बर का मैंने बताया, इलेक्ट्रिशियन का बताया, स्वीपर का बताया। और लॉ जो है वो यही कहता है आर्टिकल 5 के तहत, आर्टिकल 4 के तहत कि एवरी पर्सन शुड बी डेल्ट इन अकॉर्डेंस विद द लॉ और जितनी भी पब्लिक फंक्शनरीज हैं दे शुड एक्ट अकॉर्डिंग टू द लॉ। और ये जो अपीलेंट्स हैं उन्होंने अपनी ज़िंदगी का प्राइम टाइम जो है वो टीआईपी में गुजार दिया है और अब दे आर नाउ ओवर एज फॉर एनी अदर सुटेबल जजमेंट, फॉर एनी अदर सुटेबल एम्प्लॉयमेंट। किसी और जगह पर एम्प्लॉयमेंट करने के लिए, किसी और जगह पर रोज़गार हासिल करने के लिए ये अब इनकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है। जी। It is now well established that right to life, as envisaged by Article 9 of the Constitution, includes the right to livelihood, and as laid down in the case of Abdul Wahab, the right to livelihood thereof cannot hang on to the fancies of individuals in authority. Certainly, as has further been upheld in the said judgment, it shall unmistakably be permissible that the employment of an employee can be brought to an end, but obviously in accordance with law, whereas in the present case and as observed earlier, there was on justification for not making their employment permanent and for keeping their entire career, rather livelihood, exposed and susceptible to the whims of the authorities, which also hurts the dignity of the appellants. ठीक हो गया बेटा कि राइट। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से इंटरफेयर किया। राइट टू लाइफ, जिंदा रहने का हक, तो वो किसके साथ रिलेटेड है? लाइवलीहुड के साथ, रोजगार के साथ। और अगर एक बंदे को आप जिंदा रहना है तो उसको फिर रोजगार भी देना पड़ेगा और अगर आप रोजगार देने दिए के लिए उसके रास्ते में रुकावट जो है वो पैदा करेंगे तो दैट हर्ट्स द डिग्निटी ऑफ द अपीलेंट्स। जी। नेक्स्ट। Indeed, the service employment rules of TIP are non-statutory, but such does not prevent the appellants from seeking implementation of the decision of the federal government for their regularization. अगर उसके जो सर्विस रूल्स हैं, एम्प्लॉयमेंट रूल्स हैं, वो अगर नॉन स्टैचुरी हैं तो इसके बावजूद जो है वो जो इम्प्लीमेंट करना है ऑर्डर फेडरल गवर्नमेंट का या मिनिस्ट्री का, वो उसको रोकता नहीं है। रूल्स दो तरह के होते हैं बेटा, एक स्टैचुरी रूल्स होते हैं और एक नॉन स्टैचुरी रूल्स होते हैं, सर्विस रूल्स। या वैसे ही आपको बता रहा हूँ, रूल्स दो तरह के होते हैं, एक स्टैचुरी और एक नॉन स्टैचुरी। स्टैचुरी रूल्स वो होते हैं जो पार्लियामेंट से पास हुए हुए होते हैं और नॉन स्टैचुरी रूल्स वो होते हैं जो पार्लियामेंट से पास नहीं होते, वो एग्जेक्टिव ने खुद बनाए होते हैं बाय द वे ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो यहाँ पर इन्होंने टीआईपी ने ये भी एक पॉइंट उठाया था कि हमारा नॉन स्टैचुरी सर्विस रूल्स हैं तो हम मुलाजमीन को पक्का नहीं कर सकते। तो उसका उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दे दिया है कि इंडीड द सर्विस रूल्स ऑफ द टीआईपी आर नॉन स्टैचुरी, कि पार्लियामेंट से पास नहीं हुए हुए एम्प्लॉयमेंट रूल्स, बट डज नॉट प्रिवेंट द अपीलेंट्स फ्रॉम सीकिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिसीजन ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री फॉर द रेगुलराइजेशन। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो फेडरल गवर्नमेंट या मिनिस्ट्री जो है उसके ऑर्डर्स की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो ना करें। अब 11 जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, पैराग्राफ 11, जो डेट ऑल
दैट इज ऑल अबाउट लॉ के जो सुप्रीम कोर्ट है, जो कस्टोडियन है फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल, उसके अंदर किस तरीके से वो प्रोटेक्ट करते हुए इसने इंटरफेयर किया है इसमें। पैरा 11। It hardly needs to be emphasized that the whole edifice of governance of the society has its genesis in the Constitution and laws aimed at to establish an order inter alia, ensuring the provision of socio-economic justice so that the people may have guarantee and sense of being treated in accordance with law, that they are not being deprived of their due rights. Provision of Article 4 embodies the concept of equality before law and equal protection of law and saves citizens from arbitrary discriminatory law and actions by the government authorities. Article 5 clause demands that everybody is bound to obey the command of the Constitution. Every public functionary is supposed to function in good faith, honestly, and within the presence of its जी power नेक्स्ट। so that persons concerned should be treated in accordance with law जी as guaranteed by Article 4 of the Constitution. It would include principles of natural justice, procedural fairness, and procedural property. The action which is malified or colorable is not regarded as action in accordance with law. While discharging official functions, efforts should be made to ensure that no one is prevented from earning his livelihood because of unfair and discriminatory act on their part. ठीक है, मैंने सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये लोगों को जो सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस है वो भी गारंटी करता है, ताकि हर बंदा जो है इट शुड बी डेल्ट इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। और कंसेप्ट जो है आर्टिकल 4 का इक्वालिटी का, वो सिटीजन्स पर भी अप्लाई होता है, ताकि किसी भी सिटीजन के साथ डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड ना रखा जाए। और साथ साथ गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ पर भी अप्लाई होता है। और जितनी भी गवर्नमेंट की पब्लिक फंक्शनरीज हैं, दे शुड एक्ट इन गुड फेथ विद ऑनेस्टी एंड विद इन द प्रीनिप्स ऑफ पावर सो दैट द पर्सन कंसर्न मस्ट बी ट्रीटेड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, कि हर बंदा जो है वो कानून के मुताबिक उसके साथ जो है वो ट्रीटमेंट किया जाए। ऐसे की प्रोसीजरल जो है वो इनडिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, मेलाफिडी नहीं होनी चाहिए, कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ लॉ नहीं होना चाहिए, कि इससे ये इंप्रेशन मिले कि ये जो बंदा द पर्सन हु इज डिस्चार्जिंग ऑफिशियल फंक्शंस वो उसमें कोई मेलाफिडी है, उसके अंदर कोई जो है उसकी डिसऑनेस्ट इंटेंशन है, तो वो ऐसी ना हो, उसकी मेलाफिडी ना हो उसकी एक्शंस। जी आगे। It is now well laid down that the object of good governance cannot be achieved by exercising discretionary powers unreasonably or arbitrarily and without application of mind, but objective can be achieved by following the rules of justness, fairness, and openness in consonance with the command of the Constitution enshrined in different articles, including Article 4 and 25. The obligation to act fairly on the part of the administrative authority has been evolved to ensure the rule of law and to prevent failure of the justice. ठीक है, गुड गवर्नेंस के लिए भी ये बड़ा ज़रूरी है कि कोई बंदा अपने डिस्क्रिशनरी पावर्स को ना इस्तेमाल करे अनरीजनेबली, आर्बिट्रेरली, और एप्लीकेशन ऑफ माइंड जो है वो ऑब्जेक्टिव जो है उसी वक्त जो है अच्छे तरीके से हासिल किया जा सकता है जब आप जस्टिस, जस्टनेस, फेयरनेस, ओपननेस और इन कॉन्सोनेंस विद द कमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये करें। जी Looking through the above constitutional prism and keeping in view the facts that the federal government, which owns, controls, manages, and finances TIP, has directed TIP to regularize the appellants, and that admittedly the appellants have initially been appointed in an open and transparent manner, and after the vacancies were advertised in the newspapers, one cannot escape the conclusion that the appellants ought to have been regularized. जी बेटा बताएं, समझ आ गई है? कोई कंफ्यूजन है तो इस वाले से बता दें। सर एक क्वेश्चन है, जिस तरह ये आपने बताया फेडरल सर्विस,
जी सर। क्या बेटा? सर जिस तरह आपने ये बताया था कि नंबर 6 पॉइंट पे बताया था, फेडरल जो सर्विसेज ट्राइब्यूनल अपील नंबर 529 है, उसके अकॉर्डिंग 90 डेज के लिए जो काम करता है किसी कंपनी में तो उसे परमानेंट कर लिया जाए। लेकिन अभी तक हमें ये गवर्नमेंट जो अदारा है, पुलिस यहाँ पे जो काम करते हैं, रजाकार जो लोग काम करते हैं, उन्हें परमानेंट तो किया ही नहीं जाता। या तो फिर उन्हें भगा दिया जाता है या फिर उन्हें परमानेंट ही नहीं किया जाता। अभी तक ऐसा है। उस, उसके अंदर जो वर्ड यूज हुआ है वो मैंने आपको बताया था, कॉन्टिन्यूअसली। तो वो जब भी एक्सटेंड करते हैं रजाकार की या किसी भी जो है मुलाजिम की, तो वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होगी। अगर वो 90 डेज तक काम करता है और वो किसी जूनियर पोजीशन पर है, अगर वो कांस्टेबल है, अगर वो जूनियर पोजीशन में आता है, जैसे उन्होंने डिफाइन किया कि जूनियर पोजीशंस में कौन है, प्लम्बर है, इलेक्ट्रिशियन है, स्वीपर है, स्टोर कीपर है, ये वाले मुलाजमीन इस लेवल के। तो अगर वो कांस्टेबल भी उसी कैटेगरी में आता है या रजाकार भी उसी कैटेगरी में आता है और 90 दिन का उसके पास कोई ऑथराइज्ड जो है वो कॉन्टिन्यूस 90 डेज का कोई लेटर है फॉर द जॉब, तो वो आप ले जाकर उसको लेके जाए और सर्विसेज ट्रिब्यूनल में अप्लाई करे, वहां से उसको ऑर्डर मिलेंगे और वो कंफर्म हो जाएगा। जी। बट बट सर उन्हें क्या पता ही इन रूल्स के बारे में? उन्हें तो इन चीज़ों के बारे में गाइडलाइन देनी चाहिए ना। उन्हें तो नहीं ना इन रूल्स का पता। अब एम्प्लॉयर ने तो नहीं देनी ना गाइडलाइन, एम्प्लॉयर ने क्यों देनी? एम्प्लॉयर को पता होगा, और कोई भी ऑर्डर ऐसा नहीं होगा जो 90 डेज तक मुकम्मल होगा। उन्होंने उसको उनको 88 डेज के लिए रखा होगा, 85 डेज के लिए रखा होगा, और बाद में फिर उन्होंने उनकी जो है वो ब्रेक्स डाली होंगी। समझ आ रही है? एम्प्लॉय को ना पता हो, एम्प्लॉयर को पता होना है। जी सर। जी बेटा।